नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी पूरे जी जान से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में थोड़ा और जान डालने के लिए हमने शुरू किया था समसामयिक घटना चक्र का 2023-24 का नवीनतम संस्करण, जिसमें कि 68वीं बीपीएससी तक के प्रश्नों को समाहित किया गया है। अभी से पिछले क्लास की कड़ी में हमने देखा था क्लास नंबर 1 और 2 में प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट किया गया था पूरी तरह से डिटेल के साथ। आज यह श्रृंखला की तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे विथ डिटेल्स। आगे आने वाली कड़ी में अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं इस कड़ी को, तो आज से ही फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप उस पिछली क्लास को देख सकते हैं। बाकी आने वाले क्लास में हम इसके बचे हुए तमाम चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसे हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसे उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर-ए-आखुर के पद पर प्रोन्नत किया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी उसकी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मसीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था? तो
भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम आगता प्रदान किया था। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में आगता प्रथा स्थापित हो गई। गोरी के मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी आगता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पार्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बिहार के उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। राइट आंसर होगा तबकात-ए-नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो उसका राइट आंसर बख्तियार खिलजी होगा। 10वां प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है था, वह क्या था? कौन था? मतलब तो इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलाफत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? तो बलबन के बारे में इन शब्दों को कहने वाला जियाउद्दीन बर्नी था कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? तो यह कि मध्य पूर्व और पश्चिमी भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था और यह विश्व साम्राज्य की स्थापना की एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आरपी त्रिपाठी ने अकबर के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे थे?
तो यह शब्द लिखे थे A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को इस राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो वह शासक था बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत में राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया? वो शासक बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला शासक बलबन था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और इस शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरील खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में। तुगरील खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरील खां भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति का व्याख्यान करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमन्नीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। चलिए डिटेल में देखते हैं। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक नए तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खां मारा गया था। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? तो यह प्रस्ताव शेर खां के द्वारा दिया गया था। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि अगर बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और साथ में 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत से है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समानता सुलेमान से की तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो खलीसा भूमि अधिक विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदारत या पेंशन के रूप में थी तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों से तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें भी एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। दार उल शफा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित एक सरकारी अस्पताल था, खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज तुगलक के दरबार में थे। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए?
तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय फिरोज तुगलक ने किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर को बसाया जहां अब आगरा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर को बसाया जहां अब आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय ने। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उनका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा को छीनना था। वह शिव यानी कि विरूपाक्ष का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह से। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुली कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुबशाही सेना पराजित हुई। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि के कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट अर्थात भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें अस्थवान या अथवन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है।
हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बिना बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां जो हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों या प्रांतों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाग, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों के पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों की सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी 1, 3 और 4, सॉरी, खराज, उस्र और मुक्तई, जबकि खम्स जो है लूट के धन का जो है प्रदर्शित करता है। खम्स लूट का धन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया जो कि 1182 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सहराउद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को
50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबीत का संबंध किससे था? तो जवाबीत का संबंध जो है राज्य कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसमें से टंका चांदी का था, शशगनी भी चांदी का था और जीतल तांबे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ है? तो भारत में कागज का आरंभ जो है 12वीं सदी से आरंभ हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्ट ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो सभी संतों के, भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उनकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कशहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें से ऑप्शन सी जो है विरोधियों का सही समूह नहीं है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं बल्कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बाकी सारे सुमेलित हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबर नामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किनके द्वारा लिखा गया था? तो तबकात ए अकबरी इसको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस साहित्य की भूमिका अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो कि 1509 से 1529 ईस्वी तक शासक रहे, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो द्वार समुद्र के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? तो मोरक्को के यात्री का वृतांत रेहला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? तो ये दक्षिणी प्रवेश द्वार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था, जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। उसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राज्य भाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने प्रथम बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्य काल के विषय में जो कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो यह सही सुमेलन इस प्रकार होगा कि पहले देवरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा, फिर कन्नौज, अंत में सरहिंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां, जो शेर सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर्द कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है।
यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्चिनकारी यानी पित्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा नगदी अथवा जब्ती, तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो चित्रकारी के लिए कारखाने हुमायूं ने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो कि उनकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसके आंसर में स्टार लगा हुआ है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है, अतः बी और सी दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमन और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभागों में यही प्रणाली प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त अकबर के समय कानकूत तथा आईने दहसाल जैसी अन्य भू राजस्व प्रणालियां प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन विलियम फिंच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो कश्मीर के अकबर के नाम से सुल्तान जैनुल आबदीन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू करने वाला था जहांगीर। 2 अस्पा और सिंह अस्पा शुरू किया था जहांगीर ने।
दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा जो था, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कांधार थी। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहने वाला इतिहास A.L. श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में, तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री, वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है? तो ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान में दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था, तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास आनुवांशिक वंशानुगत रूप से रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली के सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर और अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? तो मुगल प्रशासन में मुख्य काजी जो है मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था। मुख्य काजी काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था। वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद का आदर्श को अपने सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां पे लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था चौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ था 1759 ईस्वी में। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। तो आज की वीडियो दोस्तों यही तक। अब आगे की कड़ी में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास को कवर करेंगे और पूरे डिटेल के साथ इसको कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो में यहाँ लास्ट तक आप बने हुए हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जब तक ये मैं नेक्स्ट कड़ी इसका लेके आता हूँ तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।